हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में। और क्योंकि भी डिमांड में ये का 60% 20% के आसपास ये भी चल रही है इसकी। तो जानेंगे कि आज ये आईपीओ की इसकी डिमांड क्यों है इतनी। और दूसरी बात, जो इसके फंडामेंटल्स है और वैल्यूएशंस है वो भी एक बार पता कर लेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। और आखिर में जानेंगे कि मतलब इसमें हमको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो इस पूरी वीडियो को है हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। सेकंड पार्ट में जानेंगे कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है और वैल्यूएशंस है वो कैसे है, मतलब उसके फाइनेंसिस कैसे है, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। थर्ड पार्ट में जानेंगे कि आईपीओ हमको ऑफर क्या कर रही है। और फोर्थ पार्ट में जानेंगे कि हम इसको अप्लाई करें या नहीं करें। करें तो लिस्टिंग है इसके लिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो बात करते हैं जब हम पहले कंपनी से, तो जैसा कि आप नाम से पता लग रहा है विक्रम सोलर, तो रिलेटेड पता लग रहा है कि सोलर रिलेटेड कंपनी है। तो जिसका मेन काम है वो फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं, जो होते हैं ना, सोलर सेल्स जो होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही साथ जो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको भी हैंडल करती है। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स है, उसको मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का भी काम देखती है। तो मेजरली समझ ली कि आप ये, बट जो इसका मेन रेवेन्यू है वो मेन इसका सोलर सेल से ही आता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। और इंडिया जो है इसका सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है। 85% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है। और बाकी 15% में से जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो यूएस से जनरेट होता है। तो ये था कुछ इसका बेसिक, मतलब इस कंपनी के बारे में, मतलब। और अगर मैं बात करूँ ऑपरेशंस कहाँ कहाँ कर रही है, तो 23 स्टेट्स में अभी अवेलेबल है और एक यूनियन टेरिटरीज में अभी अवेलेबल है। तो मतलब ये कह सकते हो कि पूरा नेशन वाइड फैला हुआ है, ये आप हम समझ सकते हैं। और 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 20 साल से ऊपर हो गया कंपनी को अपने सेक्टर में भी। तो एक्सपीरियंस वाइज भी दिख रहा है कि हाँ, कंपनी के पास अपना 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस भी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब बात करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी। तो वैल्यूएशन से पहले हम एक बार देख लेते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं इसके, जो कि दिए गए हैं 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक के। तो 23 में अगर इसने डिक्लेयर किया था 2476 करोड़ के आसपास, जो इसका एसेट्स थे टोटल। और अगर बात करें 2025 की, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 2832 करोड़ के फिक्स। ठीक है, तो मतलब अच्छा ग्रोथ है। अगर इनकम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 2023 में इन्होंने डिक्लेयर किया था 2091 करोड़ के, एंड अभी अगर मैं 2025 की बात करूँ तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 3459 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब मोटा मोटा 3459 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़े हैं और काफ़ी अच्छे बढ़ा है, मतलब 14.49 करोड़ के थे 23 में, एंड 25 में होके हैं 139 करोड़ से ऊपर के हैं। एबिटा में भी 4,000 ग्रोथ है, मतलब 106 करोड़ के थे 23 में, एंड 25 में है 492 करोड़ के। तो इसमें भी ग्रोथ है। नेटवर्क की बात करें तो 23 और 24 में डिप में थी, मतलब लॉस में थी। और अभी ये 0.86 करोड़ के आसपास, मतलब इसकी नेटवर्थ है, जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी परफॉर्म कर रही है अगर इसको देखते हैं तो। रिजर्व भी इसके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं, 92 करोड़ से ऊपर के रिजर्व इसके हाथ में। और अगर मैं बोरिंग्स की बात करूँ तो इसके हाथ में बोरिंग्स भी है, जो कि अगर मैं 23 के हिसाब से बात करूँ 23 के हिसाब से बात करूँ तो 800 करोड़ से ऊपर के थे। करेंटली 225 में 253 करोड़ के आसपास है बोरिंग्स, जो कि ठीक है। मतलब जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आता है वो 0.19 का आता है, जो कि ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। तो ये इसका कुछ फाइनेंशियल्स है। अब देख लेते हैं वैल्यूशन के। आर ओ देखिए तो 16.57% का है, जो कि अच्छा है। आर ओ सी भी देखिए तो 24.49% का है, जो कि ये भी अच्छा है काफ़ी। डेट टू रेशियो भी 0.19 का है, जो कि मैनेजेबल है, जैसे मैंने आपको बताया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 11.26% है, तो ये भी बढ़िया है। और अगर इसकी पी की बात करें तो 75 के आसपास आता है, 75.16। अगर इसके कंपटीटर से बात करें, जैसे कि वारी एनर्जीज हो गया या पीम एनर्जीज हो गया, ये दोनों अभी लिस्ट हुई है, रिसेंटली लिस्ट हुई है। तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा है इसका पी, अगर हम पी वाइज बात करें तो। क्योंकि अ, जो वारी एनर्जीज का आपका पी है वो 45 के आसपास आता है, और जो प्रीमियम एनर्जीज का पी है वो 47 के आसपास आता है। तो उसके हिसाब से तो थोड़ी महंगी है। बट अगर हम फेस वैल्यू और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग देखें, जो कि फेस वैल्यू 10 रुपये पे आ रहा है, उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ठीक लग रही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत महंगी है, और ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत ही सस्ती वैल्यूशंस है। ठीक ठाक वैल्यूशंस है, ये कह सकते हैं। ये अपने सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब जो इसका टॉप पे है वो वारी एनर्जीज है, जो कि अभी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था। और सेकंड पे आती है अडानी और रिन्यू, मतलब इसको आप एक साथ कंसिडर कर सकते हो। मतलब अडानी और रिन्यू, अगर आप चाहो भी तो अडानी और रिन्यू को सेकंड और थर्ड पे रख सकते हैं।
और फोर्थ नंबर पे अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हो। तो अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो ये टॉप 5 में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो बात करते हैं कि आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो 19 अगस्त को आईपीओ खुल रहा है ये, और 21 तारीख तक ये ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर की, और 315 से लेके 332 रुपये का इशू प्राइस बैंड है। और अगर बात करें लॉट साइज की तो 45 शेयर्स का लॉट है। टोटल इशू साइज है 2079.37 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 1500 करोड़ के, और ऑफर फॉर सेल है सब 579.37 करोड़ का सेल करके निकल रहे हैं कुछ लोग। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। 35% रिटेल कोटा है, और लिस्टिंग डेट है इसकी 26 अगस्त को। तो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू इस आईपीओ के बारे में, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब मेन आता है मुद्दा कि हम इस पे अप्लाई करें कि नहीं करें भी, क्योंकि अब सोलर रिलेटेड कंपनी है, तो अभी जो फ्यूचर है सोलर का ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोलर रिलेटेड जो कंपनी जितनी भी आ रही है वो सब अच्छा परफॉर्म करके दे रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आगे सोलर का ही मतलब पीरियड आने वाला है, तो हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अभी शॉर्ट टर्म की बात करें, जिसको सिर्फ लिस्टिंग लेके निकलना है, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि 20% की जीएमपी है। ऑल्दो मैं जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बस हम इसको एक आइडिया के रूप में ले रहे हैं, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या डे वन पे क्या हमको लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं। तो 20% के आसपास जीएमपी है, तो उस अकॉर्डिंग जिसको लिस्टिंग गेंस के लिए लेना है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। पर अगर हम बात करें कि शॉर्ट मतलब लॉन्ग मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस अकॉर्डिंग देंगे तो कंपनी फर्स्ट थी तो इसका सेक्टर जो है सोलर का, जो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, मतलब डिमांडिंग सेक्टर है, और साथ ही साथ ग्रोइंग सेक्टर है। आगे आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो उस अकॉर्डिंग में देखें तो अच्छी कंपनी दिख रही है। साथ ही साथ अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया टॉप 4 में आती है, टॉप 5 में अगर उसको चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं ईजिली। तो ये भी एक अच्छा वैलिड पॉइंट है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब डेप्ट एंड डूबी कंपनी है। तो उस अकॉर्डिंग में देखें तो उस अकॉर्डिंग में अच्छी कंपनी है। तो अगर हम ओवरऑल सम आउट करें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंस भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और एक अच्छे वैल्यू भी आ रही है। एंड ऑल्सो जो इसका मेन रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है, तो एक ये भी इसका बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई बाई साल का कॉल नहीं है, ये आपका खुद खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और खुद का कॉल होना चाहिए कि आपको बाय करना चाहिए। मैं बस आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। सो बस यही थी आज की वीडियो कैसी लगी हो जरूर कमेंट जरूर बताना। आप में से कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो से लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।